हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड विज्ञान यानी साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का लेसन 1 से लेकर लेसन 7 तक देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 8 से, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका, ये क्या होता है। कोशिका किसी भी सजीव का सबसे छोटी इकाई होती है, वो भी मूलभूत संरचनात्मक इकाई। याद रखिएगा, मूलभूत संरचनात्मक इकाई। शरीर कैसे बनता है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। शरीर जो है सबसे छोटी इकाई आपको मिल गया कोशिका। कोशिका से क्या बनता है? उतक। उतक से क्या बनेगा? अंग। अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र। फिर हमारा मानव शरीर तैयार होता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, हमेशा ही आपको फायदा करेगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय। चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे पढ़ते हैं हम लोग। अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिका कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले नाम याद कीजिए, कौन? रॉबर्ट हुक। कोशिका यानी रॉबर्ट हुक, कोशिका यानी रॉबर्ट हुक, कोशिका यानी रॉबर्ट हुक। कब? सन है 1665। सन कब है? 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। आवर्धक मीन्स क्या होता है? उसको एक तरह से बड़ा करना। आवर्धक मीन्स क्या हुआ? एक तरह से बड़ा करना। उसकी सहायता से क्या किया? अध्ययन किया। कॉर्क क्या है? कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है, यानी पेड़ का जो छाल होता है वही आपका कॉर्क है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। ये देख सकते हैं आप, ये बक्सा है और ये मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई है आपका कोशिका, उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन और दे देता हूं समझने के लिए। जैसे आपने मकान देखा होगा, मकान में सबसे अगर छोटा इकाई बताया जाए तो क्या है? ईंट है। उसी तरह शरीर का सबसे छोटा इकाई या सजीव का सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका है। समान ईंट, समान आपका क्या? आपका कोशिका। और इसमें अगला पॉइंट है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ये रहा अगला पॉइंट। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मुर्गी का अंडा क्या है? को एकल कोशिका है, यानी एक कोशिका है। अब इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, और वो है कि सबसे बड़ा एकल कोशिका कौन सा है, यानी एक कोशिकीय कौन सा है? तो सबसे एक बड़ा एक कोशिकीय जीव या एक कोशिका क्या है? तो वो है आपका एक अंडा। वो भी किसका अंडा? को शुतुरमुर्ग का अंडा। ये शायद लेशन में होगा आगे, उसे भी देख लेंगे हम लोग, लेकिन यहां चर्चा हो रही थी इसलिए मैंने बता दिया आपको। यहां है आगे, वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं। वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मिला आपको कि कोशिका का विस्तृत अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अभिरंजक। अभिरंजक का उपयोग करते हैं। इसमें आगे देखते हैं क्या है। आगे यहां पे है, यहां पे देखिए दो भागों में इसे बांटा गया है। एक होता है बहुकोशिका, एक होता है एक कोशिका। तो बहुकोशिका क्या हुआ? वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिका कहते हैं। जैसे मल्टी मीन्स क्या होता है? अनेक। और सेलुलर मीन्स क्या होता है? कोशिका, यानी मल्टी कोशिका यानी बहुकोशिकी। और जिसमें एक कोशिका है उसे एक कोशिका कहते हैं। जैसे में एग्जांपल देखा जाए तो आपका एग्जांपल के रूप में होगा अमीबा और पैरासियम। एक कोशिका वाले जीव को हम क्या कहते हैं? एक कोशिक कहते हैं, जिसमें ये है आपका अमीबा और पैरासियम। ये देख सकते हैं, ये फुल फॉर्म भी दिया है, इसे आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अमीबा और पैरासियम आपका नाम याद रखना होगा, यानी अप शब्द याद रखिएगा एक उसकी है, अप यानी अमीबा पैरासियम। अमीबा देख सकते हैं यहाँ पे, ये पैर जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको, इसे हम पादप कहते हैं। ये हमेशा ऐसे बटे हुए नहीं रहता है, वो जब चाहे जैसा चाहे आकृति कर लेता है। ये भोजन के समय या गति करना हो तो ये पादप के रूप में ऐसे रहते हैं। और ये चप्पल के जैसा दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं पैरासियम। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं एक उसकी जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है
तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। याद रखिएगा, इसमें सारा काम अमीबा करता है। ये मत समझिएगा एक कोशिकीय तो एक ही काम करता होगा, नहीं, बहुत सारा काम करता है। आपका श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, वृद्धि भी करता है और आपका भोजन पचाने का काम भी करता है, अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, और उसको पचाता भी है। इसके आगे है बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का वह समूह उत्तक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं। वही कंसेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, और उत्तक द्वारा ये कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें आगे है, अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के प्रवर्ध उभरे हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पदाभ कहते हैं। ये पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, और मैं अभी रट नहीं रहा हूं कि ये सीटेट में आया, ये सीटेट में, ये भी सीटेट में आया। इससे पहले भी जो मैंने अंडे के बारे में चर्चा किया है वो भी सीटेट में आया हुआ है, लेकिन मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है और जल्दी से हमें पूरा लेसन कंप्लीट करना है। जैसा कि आप 7th में पढ़ चुके हैं, ये प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन अधिग्रहण करते समय बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। समझ में आ गया ये चीज। और इसमें आगे है, अमीबा के बारे में बहुत कुछ है कि वो अपना प्रजनन कैसे करते हैं, द्विखंडन द्वारा करते हैं। इसका चर्चा शायद नेक्स्ट लेसन में होगा। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC की एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। अब यहां पे पूछा जाएगा कि जो WBC है यानी जो श्वेत रक्त है उसमें कितनी कोशिकाएं होती, मतलब एक कोशिकीय होता है, दो कोशिकीय होता है, बहुत कोशिकीय होता है, या कुछ और होगा चौथा इनमें से सभी। तो क्या टिक कीजिएगा को वो एक कोशिकीय होता है जो अपनी आकृति बदल सकती है। जो अपनी आकृति क्या कर सकती है, बदल सकती है। यह भी दिया जा सकता है कि कौन WBC से संबंधित है, उसमें दे देगा आपका, ये दे देगा कि ये एक कोशिकीय संरचना होती है, ये अपनी आकृति बदल सकती है, उपरोक्त में से दोनों, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या कीजिएगा, उपरोक्त में से दोनों। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है। अमीबा जो है एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन WBC जैसे शरीर से बाहर आएंगे नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक कोशिका है, और ये पूर्ण विकसित क्या है, जीव है जो अमीबा होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यहां पे है सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में है। यहाँ पे रक्त कोशिका के बारे में पहले चर्चा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये रक्त कोशिका है, और ये है आपका पेशीय कोशिका जिसे तर्की रूपी कहा गया है, और ये है आपका लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका। शाखान्वित मीन्स इसमें देख रहे हैं ये शाखा निकला हुआ है, यानी ब्रांचेस निकले हुए, इससे बहुत सारे कार्य होते हैं। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी, यानी ऐसे इस तरह का होती है, जैसे में रक्त कोशिका। और इसके आगे कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, इनका आकार तर्की रूपी होता है, जैसे में पेशीय सेल। ये आपका पेशीय सेल मतलब क्या, पेशीय कोशिका जो तर्की रूपी होता है। इसके बाद आगे है, कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका हस्तांतरण करती हैं, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। यह भी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका क्या करती है, संदेश प्राप्त करती है और उसका हस्तांतरण करती है। वह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। क्या करती है वो, तो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है ये पॉइंट, कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं ये, कि ये झिल्ली पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करते हैं। कौन, तो ये है आपके कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में एक आकृति आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यहाँ पे एक और मेन पॉइंट मिला कि पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। याद रखिएगा, ये केवल पादप कोशिका में होता है या जीवाणु में होता है। जो कोशिका भित्ति होता है वो किस में होता है, फिर से मैं रट रहा हूं, जो कोशिका भित्ति होता है वो जीवाणु में होता है या पादप यानी पेड़ पौधे में होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उनका आकार, अपने पेड़ पौधे को देखा है, टच किया उसको, आपने टच किया होगा, बहुत रुखड़ापन होगा,
देख रहे हैं, उसको आकार देने के लिए उस तरीके का, और साथ में दृढ़ता प्रदान करने के लिए। ये मत सोचिएगा कि जो घास होता है ये है उसमें नहीं होगा, सब में होता है, मैं याद करने के लिए इसे कह रहा हूं। और एक पॉइंट भी आपको मिलेगा इसमें, आकार और दृढ़ता के कारण ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए मानव शरीर है, मानव शरीर क्या करता है, हम घर में छुप जाएंगे, रहने के लिए स्थान चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे को स्थान नहीं मिलता, वो बाहर एक ही जगह रहेगा, सर्दी गर्मी सब कुछ झेलना है उसको। तो उसका क्या होता है कि सबसे बाहरी आवरण जैसे मनुष्य का देखा जाए तो क्या है, वो कोशिका झिल्ली है, लेकिन उसके भी बाहर एक और लगा देता है पेड़ पौधे और जीवाणु में, वो होता है आपका कोशिका भित्ति। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर, यानी याद हो गया। और इसमें देखते हैं पादप कोशिका एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। वही चीज है, जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु कोशिका में क्या होती है? वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके आगे है, सजीवों में कोशिकाओं का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शीय होती है एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। जो कि क्या है? जीवाणु कोशिका है। सबसे छोटी अगर पूछा जाए कोशिका तो वो कौन सा है? वो है जीवाणु कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। देखा आपने, मिल गया। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm इंटू 130 mm होता है। इसमें आगे बढ़ते हैं और मुर्गी के अंडे के बारे में चर्चा किया है। आपने तो मुर्गी का अंडा खाया होगा, चलिए उसके बारे में है, क्या होता है अंडा उसके बारे में है। उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफेद और एक पीला सा भाग, यही देखा होगा ना, एक सफेद भाग होगा, अंदर में छोटा सा पीला सा भाग आपने देखा होगा। एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफेद भाग एल्ब्यूमिन है जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया। पीला भाग यौक है। पीला भाग को क्या कहते हैं? यौक है। यह एक एकल कोशिका का भाग है। ये क्या है? एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना देख सकते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं? आवर्धक उपकरण यानी आवर्धक लेंस वगैरह जो भी हो उसके बिना आप देख सकते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी के बिना भी देख सकते हैं, नग्न आंखों से आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखा जाए तो यह है कोशिका संरचना एवं प्रकार। इसके बारे में है, किसी तंत्र के प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाएगा क्लास 7 में, ये भी जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। और इसके आगे है, पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। जड़ जो होता है जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है, यानी खींचती है, अपने पास लेके आती है, अवशोषण करती है। भोजन के संश्लेषण का कार्य करता है। पत्तियां जो होती है भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। इसके बाद आगे है, प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिसे ऊतक कहते हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य यानी परिकार्य करता है। याद रखिएगा, कोशिका जो है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती है जिसे हम कहते हैं ऊतक, और ये क्या करता है? एक विशिष्ट कार्य करता है। पहले को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। चलिए इसके बाद आगे है, कोशिका झिल्ली के बारे में बताया गया है। कोशिका झिल्ली को पढ़ लेते हैं हम लोग। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं, यानी अंदर में कोशिका द्रव और केंद्रक कोशिका होता है। यानी पहले होगा क्या? कोशिका झिल्ली, उसके अंदर देखा जाए तो कोशिका द्रव होगा और उसी में होगा आपका केंद्रक। ठीक है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है, यानी एक कोशिका को अलग करती है, दूसरी कोशिका को अलग करती है। कौन करती है? तो ये कोशिका झिल्ली का काम है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो संरंध्र होती है। जो क्या होती है? संरंध्र होती है।
तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। और क्या करती हैं? विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। चलिए इसका हम पिक्चर सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। पिक्चर कहाँ गया इसका? ये रहा। देखिए इसमें सबसे पहले जानते हैं ये कि ये पादप का है, यानी पादप कोश का है, और जंतु कोश का है। दोनों में अंतर क्या है ये सबसे पहले जानते हैं। हो सकता है पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, निम्नलिखित में से बताएं कि क्या अंतर है, जो भी ऑप्शन होगा उसमें से। तो यहाँ पे देखा जाए अंतर में डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक से सुनिएगा। देखिए ये चीज होते हैं कोशिका के भाग। कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है, प्लास्टिड होता है, रिक्तियाएं होती हैं। तो अगर बातचीत किया जाए तो दो चीज जो है वो आपका जंतु कोशिका में नहीं होता है। जंतु कोशिका में दो चीज नहीं होता। एक तो मैंने पहले ही बताया कोशिका भित्ति नहीं होता, लेकिन एक और चीज नहीं होता है, वो है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब हरित लवक। हरित लवक मतलब वो चीज जो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, जो भोजन को स्वयं बनाने में काम आता है। प्रकाश संश्लेषण भी आपको मिल जाएगा क्लास 7 में, चैप्टर नंबर 1 या 2 में मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसका समीकरण क्या है, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड क्या होता है कि ये हरित लवक होता है। तो हरित लवक जानते हैं मानव शरीर में नहीं है, क्योंकि मेरा क्या हाथ हरा नहीं है। यहाँ पे एक और बात हमको याद आ रहा है क्लास 7 का। क्लास 7 में एक और चीज है कि पीला होते हैं कुछ पत्तियां को, वो क्या प्रकाश संश्लेषण करती हैं? जी हाँ, वो भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। किसी कारणवश वो कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। वो ढक जाता है, लेकिन अंदर में आपका हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में उनका मदद करता है। ये भी आपका सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, याद आया तो मैं डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे आपको दो चीज मिला, एक होता है कोशिका भित्ति और दूसरा होता है प्लास्टिड यानी हरित लवक। प्लास्टिड भी याद रखिएगा और हरित लवक भी याद रखिएगा। ये दोनों जो हैं आपके पादप में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। पादप कोशिका में होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। याद हो गया? बाकी सब चीज जंतु कोशिका में होते हैं। और यहां पे एक और चर्चा है कि मैंने यहां लिखा है नो, यानी किसी में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। किसी में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो देखिए ये दो चीज होते हैं, किसी में केंद्रक झिल्ली होती है, किसी में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो यहां पे लिखा गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाएं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु हरे नीले शैवाल इसके उदाहरण है। जीवाणु हैं और हरे नीले शैवाल जो हैं इसके उदाहरण है। याद रखिएगा ये दोनों नाम। कौन दोनों नाम का? हरे नीले शैवाल और जीवाणु, जिसमें क्या होता है को केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। याद रखिएगा केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसके बाद बात करें कि जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है उसे हम कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिका, और जो जीव होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? यूकेरियोटिक्स कहलाते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जो होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकेरियोट्स जीव कहते हैं। याद हो गया? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट मतलब क्या हुआ? यू है, यू मतलब क्या हुआ? यू मतलब तुम मतलब क्या होता है? वो लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहा है? को केंद्रक झिल्ली लेके चल रहा है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? कि वो लेके नहीं चल रहा है। क्या लेके नहीं चल रहा? तो आपको कुछ ये केंद्रक झिल्ली लेके नहीं चल रहा। तो ये था। चलिए पिक्चर पे फिर चलते हैं। तो याद हो गया, ये मैंने पी से लिख दिया, यानी नहीं होगा। अगर केंद्रक झिल्ली तो क्या होगा? वो प्रोकैरियोटिक्स हो जाएगा। होगा तो क्या होगा? ये भी याद रखिएगा। और इसमें आगे देखते हैं तो देखिए ये पिक्चर है। पिक्चर में देख लीजिए सबसे बाहर का आवरण, अगर पादप कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, तो सबसे बाहर का आवरण देखिएगा। सबसे बाहर क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा। देखिए ये हो गया कोशिका भित्ति। अब ठीक ये अंदर जो होगा वो कोशिका झिल्ली होगा। यानी सबसे बाहर वाला कोशिका भित्ति, उसके अंदर क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा। इसके बीच में जो होगा ये कहलाता है आपका प्लास्टिड यानी हरित लवक। ये क्या कहलाता है? प्लास्टिड यानी हरित लवक। और यहां पे इसी में होगा आपका कोशिका द्रव। इसी में क्या होगा? कोशिका द्रव। ये जो लिक्विड जैसा जेली जैसा दिख रहा है ना, ये होता है कोशिका द्रव। ये जो गोला सा दिख रहा है ये है आपका केंद्रक, और ये बड़ा सा जो दिख रहा है रिक्तियां। रिक्तियां के बारे में बता दूं मैं कि दोनों में अंतर क्या होता है कि इसमें रिक्तियां बड़ी बड़ी होती हैं और इसमें रिक्तियां छोटी होती हैं। रिक्तियां मतलब क्या? खाली स्थान को देख रहे हैं, इतना बड़ा खाली स्थान है, इसमें छोटा सा खाली स्थान है। ये जीव का है। चलिए अब हम बात करते हैं जीव का। तो ये है आपका बाहर सा जो आवरण दिख रहा है ना, बाहर सा,
जो गोला बना के काला वाला रखा है, ये है आपका कोशिका झिल्ली। रिक्तियां क्या होता है, ये खाली स्थान जो दिख रहा है वो है केंद्रक, ये बीच में है, और ये जो लिक्विड जैसा दिख रहा है, देख रहे हैं पीले जैसा, ये है आपका कोशिका द्रव। ये क्या है, कोशिका द्रव, जो जेली जैसा होता है। केंद्रक बहुत जरूरी है, केंद्रक के बारे में जानना। केंद्रक बता दूं कि जीन लेके चलता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र लेके चलता है। और जैसे बोलते हैं ना कि पिताजी का जो आंख जो है ना भूरा था, इसीलिए मेरा भी आंख भूरा है। मम्मी का बाल जो था ना वो घुंघराला था, इसीलिए मेरा भी बाल घुंघराला है। तो इसका क्या कारण है, ये यही कारण है इसका, ये गोला दिख रहा है ना केंद्रक, इसी का कारण है। यानी यही क्या करता है, चेंज कर देता है। और यहाँ पे मैं बता दूं, ये बाहर बाहर जब दिखेगा ना तो ये हो जाएगा आपका केंद्रक झिल्ली, यानी ये केंद्र हो गया, ये बाहर से जो होगा वो केंद्रक झिल्ली है। बीच में मैंने बताया गुणसूत्र होता है यानी क्रोमोसोम होता है। चलिए विस्तार से पढ़ लेते हैं एक बार। सारा चीज मैंने तो वैसे स्पष्ट कर दिया है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, हम लोग यहां से पढ़ना था। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। किसमें होता है, ये पादप में होता है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिका को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण टेडेस्केसिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती के झिल्ली में किया जा सकता है। ये नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा उटपटा सा है, अटपटा सा। और इसमें क्या है ये देख लीजिएगा, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आपको मिल जाएगा तो इस तरह दिखेंगे। और यहाँ पे एक शब्द यूज किया मिथाइल ब्लू को, जब भी ये सब आएगा तो मिथाइल ब्लू आयोडीन का विलयन के साथ आप मिथाइल ब्लू की बूंदे डाल सकते हैं। ये बस 2 शब्द है, उसे देख लीजिएगा आप लोग। कोशिका द्रव के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका कोशिका द्रव, ये आपका कोशिका द्रव है आपका, और ये आपका केंद्रक झिल्ली देख रहे हैं, बाहर सांवरण है, ये केंद्रक झिल्ली है, और ये कोशिका झिल्ली, ये बाहर सांवरा कोशिका झिल्ली, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है वो केंद्रक है। केंद्रक मतलब केंद्र सा बीच में कहीं बना हुआ होगा, देख लीजिए यहाँ है, यहाँ। ये क्या, मनुष्य की गोल कपोल कोशिकाएं थी, गाल की यानी कपोल की कोशिका। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, को ये जेली जैसा है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि। देख लीजिएगा ये कहाँ पाए जाते हैं, को कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। कौन कौन को, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव में होते हैं। कौन कौन को माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम कहाँ होते हैं, तो कोशिका द्रव में होते हैं। याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संरंध्र होती है अथवा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। क्या करती है, ये आवागमन को नियंत्रित करती है। इसमें आगे हैं, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मानव शरीर में अगर देखा जाए को, मान लीजिए आप मानव है, एक इंसान है, लेडीज हो या पुरुष, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, यह है अगले लेसन में है, उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। आगे, यह जीन के धारक हैं तथा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, जब कोशिका विभाजन होता है उसी समय ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। और इसमें है जीन के बारे में चर्चा की गई है। जीन सजीव से अनुवांशिक की इकाई है, सजीव में अनुवांशिक इकाई है। यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के हस्तांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी हो सकती है। यदि आपकी माताजी के घुंघरैले बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघरैले हों।
परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अलग हो सकता है। इसमें आगे है वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म के नाम से इसे जाना जाता है। इसके कोशिका द्रव और कोशिका द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीवद्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीवद्रव कोशिका का क्या कहलाता है? जीवित पदार्थ कहलाता है। इसके बारे में मैंने बता दिया। यहां याद रखिएगा, जीवाणु नीले हरे शैवाल क्या नहीं होता है इसमें? तो इसमें नहीं होता है को केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, और रेस्ट्रॉल में केंद्रक झिल्ली लगभग होता है। यहां है आगे ट्रांडेस्केसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छतरी रहती है। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। वही क्लोरोफिल के बारे में चर्चा है। ये हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? आवश्यक है। पिक्चर के बारे में मैंने समझा दिया, कुछ दोबारा नहीं बताना, और लेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इस लेशन में देखा जाए तो सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की? 1665 में की। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्क मीन्स क्या होता है? पेड़ का जो छाल होता है उसी का एक भाग है कॉर्क। और कब खोजा? 1665 में। किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसका खोज किया? कोशिकाओं का। इसमें आगे है कोशिका के 3 मुख्य भाग है। कोशिका के कितने मुख्य भाग है? कोशिका के 3 मुख्य भाग है। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, याद है ना? कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब उसी में था ना, गोल्जिका वगैरह। और इसमें और क्या है? केंद्रक होता है। इसमें 3 चीज, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। याद हो गया? चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसे हम देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। सही है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। जी हाँ। पेशी कोशिका सखान्वित होती है। अब यहां पे बातचीत किया जाए तो पेशी कोशिका सखान्वित नहीं होती। अभी हमने पढ़ा पेशी कोशिकीय तर्की रूपी होती है। सखान्वित कौन होती है? को आपका सखान्वित कौन होगा? तंत्रिका कोशिका जो होता है उसका शाखा ब्रांच वगैरह निकला हुआ था, उसका कार्य भी आपको याद है ना? वो होता है। कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कौन कौन से कार्य हैं जो अभी हमने बताया। वो रिसीव करता है, फिर समन्वय वगैरह कार्य करता है, तो वो कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। किसी जीव की मूल संरचना अंग है? किसी जीव की मूल संरचना अंग है? नहीं, अंग नहीं है। वो क्या है? कोशिका है। यहां है अमीबा की आकृति अनियमित होती है। जी हां, अनियमित होती है, वो अपना आकृति चेंज करते रहता है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे यही सब हैं। और इसमें एक और है कि क्या आप जानते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर देखा जाता है, तो यहां से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। और 1-2 प्रश्न जो लास्ट में होता है कि आप जानते हैं, वहां से भी उठाया गया है। लेकिन एक प्रश्न और मुझे याद आ रहा है, पिछले लेशन में मैंने एक बड़ा सा गिलहरी देखा था, लेकिन उसके बारे में मैंने नहीं बताया था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि जो पिछला लेशन था एनसीईआरटी बुक अभी उठाइए और देखिए जो बड़ा सा गिलहरी है वो क्या है, किस लिए वहां पिक्चर बना हुआ है, और उससे संबंधित जीव जंतु कौन है, या जिस जीवों को संकट में अभी जो जीव है उसमें उसका नाम आता है। सारा चीज डिटेल्स में लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जल्दी में उसको बिना देखे निकल गए थे, लेकिन जो भी पिक्चर है मैंने पहले से आपको बता रखा है, उस पिक्चर को आपको देखना है। और यूकेरियोट्स में एक बात मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, यूकेरियोट्स किसमें होता है? तो जंतु और पादप कोशिका में होता है। प्रोकैरियोट्स किसमें होता है? तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल में होता है। याद हो गया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या आप जानते हैं हमारी त्वचा के बाह्य स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं मृत होती हैं। जो बाह्य त्वचा है हमारी शरीर की वो क्या है? मृत कोशिकाएं होती है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य वयस्क में लगभग 2 केजी मृत त्वचा होती है। प्रतिदिन त्वचा की लाखों मृत कोशिकाओं का क्षय होता रहता है। हर बार जब अपनी उंगली से मेज की धूल को साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का बहुत भाग क्षयित हो जाता है। बहुत भाग क्या होता है? क्षयित हो जाता है।
तो ये चीज याद रखिएगा, अगले दिन से मेज को साफ आपको नहीं करना है, तो पुरानी त्वचा का बहुत भाग क्षयित हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका लेशन। अब चलते हैं अगले लेशन पे, और लेशन का नाम है जंतुओं में जनन। इससे पहले पिछले लेशन में आप पढ़ लिए होंगे पादपों में जनन। अब जंतुओं में जनन है इस लेशन में, उसका देखते हैं। ये लेशन नंबर 9 है। देखिए यहां पे ये सारणी दिया गया, इसे आप निश्चित ही बना लीजिएगा। मनुष्य, शिशु, मुर्गी जो है, चूजा है, ऐसे ही है। और इसमें मैं देखूं तो ये इंपॉर्टेंट है, पौधे की ही तरह जंतुओं में भी जनन 2 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन से विधि है? को लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक मतलब क्या? 2 लिंग मिले तो वो जनन हुआ। अलैंगिक मतलब क्या? 1 लिंग रहे तो भी जनन हो जाए। कोई ये 2 तरह के होते हैं, यानी 2 लोग मिलेंगे तो एक जन्म होगा किसी का, और 1 लिंग रहेगा तो भी जन्म हो जाएगा। जैसे में अगर मनुष्य में देखा जाए को लेडीज और पुरुष जब मिलते हैं, स्त्री पुरुष, तब जनन होता है। अलैंगिक जनन जैसे में आपका हो जाएगा हाइड्रा का हो जाएगा, और आपका हो जाएगा ईस्ट का भी आपने देखा था, और इसके अलावा आपका हो जाएगा, अभी हमने बातचीत कर रहे थे हम लोग अमीबा के बारे में, तो उसका भी अलैंगिक जनन होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में। को पौधे की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संनिलिप्त होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर, युग्मजन जो लिखा है युग्मनज, इसे कैसे याद करेंगे? तो युग्मनज यानी एक जन्म लेने के लिए युग्म बनाना, एक जोड़ा बनाना, ऐसे याद कर लीजिएगा। विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन होता है। एक मादा नर होंगे तो उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। और इसमें आगे है नर जनन अंग। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा है जो नर जनन अंग से संबंधित है, ये कौन सा है जो मादा जनन अंग से संबंधित है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो नर जनन अंगों में 1 जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 शिशन होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। वृषण नर जो होते हैं युग्मक उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये पूछा जा सकने वाला है कि ये शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, और आप देख सकते हैं ये तो ये मध्य भाग है, ये सिर है, ये पूंछ है। और इसमें आगे शुक्राणु यद्यपि सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। प्रत्येक में ऐसा होता है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक पाए जाते हैं, यानी प्रत्येक में कोशिका के सामान्य घटक पाए जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ है आपका शुक्राणु नलिका, और ये पिक्चर आपका है। और यहाँ पे देखा जाए तो मादा जनांगों में 1 जोड़ी अंडाशय, अंडविहीनिया, डिम्बवाहिनी अथवा गर्भाशय होता है। तो ये सारी चीज होते हैं। अंडाशय मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं, यानी अंडा से जो भी संबंधित होगा वो समझ जाइएगा किससे संबंधित है, गर्भाशय वगैरह जितना चीज, तो वो संबंधित है आपका मादा से। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिम्ब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। शुक्राणु अभी आपने पढ़ा एकल कोशिका, वैसे अंडाणु भी क्या है? एकल कोशिका है। इसमें देख सकते हैं ये अंडाणु है और ये शुक्राणु जा रहा है, और ये निषेचन होता है। और इसमें जो है ये संयुक्त केंद्रक है, संयुक्त हो रहा है दोनों जगह। और आगे है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है, ये चीज़ है, ये पहले से बताया जा चुका है आपको। यहाँ पे है निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं। शुक्राणु किसका हो गया? तो शुक्राणु हो गया आपका नर से संबंधित, अंडाणु किससे संबंधित है? ये मादा से संबंधित है। तो दोनों का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है, और दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे कोई एक शुक्राणु के साथ। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। जब ये होगा यानी शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तो वो क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन के फलस्वरूप क्या होगा? कोई युग्मनज होगा, यानी दोनों जोड़े मिले या जन्म हो गया। जन्म नहीं होता है, मतलब याद रखिएगा युग्मनज होता है, युग्मनज होता है, न जौ है लास्ट में, ये याद रखिए, युग्मन नहीं युग्मनज होता है।
और यहाँ पे आगे है जो आपका पॉइंट है, यह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे में मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। बाहरी निषेचन क्या होता है उससे भी संबंधित है, लेकिन आगे है, उसे भी देख लेंगे। आपने देखा होगा प्रखनली शिशु के बारे में, आपने सुना होगा, प्रखनली शिशु के बारे में सुने हैं? तो यहां से एक प्रश्न ये आया था, मेरे ख्याल से बीटेट में आया हुआ था, और उसमें ये पूछा था कि जो प्रखनली शिशु होते हैं उनका जो पालन होता है वो माता के गर्भ में होता है या माता के गर्भ से बाहर होता है, कैसे होता है, ये चीज़ पूछा गया था। तो यहाँ पे टोटल बात लिखा गया। बूझ और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडविहीनियां अवरुद्ध होती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यानी चिकित्सक ताजा अंडाणु शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, ये भी याद रखिएगा, IVF इन विट्रो निषेचन यानी शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को बाहर लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। कितने सप्ताह तक? तो युग्मनज को 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। विकास कहाँ होता है, यही पूछा गया था। कि विकास आपका गर्भाशय में ही होता है, माता के गर्भाशय में फिर उसे डाल दिया जाता है और वहीं विकास होता है शिशु का। शिशु होता है, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास प्रखनली में नहीं होता है, माता के गर्भाशय में होता है। यही क्वेश्चन था। ये क्या है, एक मिथ्या है। वो देखिएगा सीटेट या बीटेट हो, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जो मिथ्या होता है, जो मतलब बाहरी वातावरण में एक गलत तरीके से प्रभाव डाला जाता है। जैसे में ये भी पूछा जा सकता है कि जो बच्चों का जन्म होता है वो उस पर किसका प्रभाव होता है, लड़कियों का या जो इंसान है यानी पुरुष जो हैं उनका होता है। तो उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर क्या 100% हाँ, तो बच्चे लड़का होगा या लड़की होगा, 100% उसमें किसका सहयोग होता है, तो वो टोटली देखा जाए तो पुरुषों का होता है। पुरुष में XY दोनों होते हैं लेकिन मादा में केवल एक ही होता है। उसके बारे में शायद चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि हो सकता है इस लेशन में हो। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब एवं मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा वो अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, ये क्या होता है, ये बाह्य निषेचन कहलाता है। ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मछली, स्टारफिश, यहाँ देखिए मछली का नाम लिया है और स्टारफिश का नाम लिया है। स्टारफिश पे मुझे एक क्लास 7 का बुक का लेसन नंबर 1 या 2 में याद आ रहा है, और ये सीटेट में पूछा भी गया है स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश यानी तारा मछली को, तारा मछली जो होती है वो अपना आमाशय बाहर निकलती है भोजन को ग्रहण करने के लिए। याद रखिए, आमाशय अपना बाहर निकलती है भोजन को ग्रहण करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। और मछली जो होती है वो बाह्य निषेचन करती है। मेढक के बारे में पूछा जाए तो मेढक भी बाह्य निषेचन करता है, क्योंकि मेढक के बारे में ही चर्चा ऊपर में हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही एक और बात मैं पूछता हूं, और वो प्रश्न ये है कि जो शार्क मछली होती है उसमें क्या बाह्य निषेचन होता है? ये कमेंट बॉक्स में चाहिए। वैसे लिखा नहीं गया इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, मे भी नहीं पूछे, लेकिन मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। इसके बाद भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण क्या होता है, तो भ्रूण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए,
पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ता हूँ। देखिए भ्रूण होता क्या है। सबसे पहले आपने जाना कि शुक्राणु मिलेगा, इधर से अंडाणु, दोनों मिलेंगे तो निषेचन होगा, ये तो पक्का पता है। निषेचन के बाद क्या होता है कि युग्मनज होता है। युग्मनज के बाद क्या होता है, वो मतलब चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्या होता है कि वो कोशिका होगा, कोशिका से क्या होगा, उतक होगा, उतक से वो अंगों का निर्माण होगा। तो अंगों का निर्माण हो रहा है यानी वहां पे भ्रूण हो रहा है, यानी जब अंगों का निर्माण होगा तो वो भ्रूण आपका बन गया। बस यही होगा इसमें। चलिए पढ़ लेते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। ये युग्मनज पढ़ लीजिएगा, युग्मन नहीं युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, वही चीज है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती संरचना को भ्रूण कहते हैं। इस विकसित होती संरचना को क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। भ्रूण जो होता है, भ्रूण गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। कहाँ, गर्भाशय की दीवार में, यानी कहीं ना कहीं चिपका होगा, अगर समझ जाइए गर्भाशय की दीवार में वो क्या रहता है, रोपित होकर विकसित होता रहता है। अब ये सारा चीज आप देख सकते हैं, रोपित भ्रूण है ये, और ये अंडाशय है, गर्भाशय है, युग्मनज है, ये अंडोत्सर्ग है, ये गर्भाशय भित्ति है, और विकसित होता है भ्रूण है। ये सारा चीज़ आपको दिखाया गया है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। और यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, होता है गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकसित विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की यह वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। जैसे सिर, आंख, कान वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, ये गर्भाशय अब बनेगा, इसे गर्भ कहेंगे। गर्भाशय है ये, इसमें देखिए आंख, नाक, कान सभी दिख रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, गर्भ कहेंगे। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। अब तो जानते ही होंगे कितने साल पे बच्चा होता है। तो ये सारी चीज है। इसमें देखा जाए तो आगे लिखा गया है अंडे के बारे में। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोशन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। कितने दिनों का समय लगता है, 3 सप्ताह का। और इसके बाद चर्चा है ये जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। अब जरायुज किसे कहते हैं, अंड प्रजक जंतु किसे कहते हैं, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, देखिए कैसे, तो नाम देखिएगा तो यहां पे क्या मिलेगा, अंड प्रजक, यानी जो अंडा देने वाला जंतु होगा उसे अंड प्रजक कहेंगे। जो जरायुज यानी अपने समान जो बच्चे को पैदा करेगा, यानी शिशु को जन्म देगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, जरायुज जंतु। मुर्गी क्या हुआ, अंडा देती है मुर्गी ना, तो क्या होगा, अंड प्रजक। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटा छोटा होता है लेकिन पूछ ही देता है, सीटेट में हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 चीजों की चर्चा की गई है, और एक चीज है ये आपका मेढक के बारे में, दूसरा इसमें चर्चा की गई है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, रेशम कीट के बारे में। दोनों में समझा देता हूं ये कैसे वयस्क बनते हैं। तो ये मेढक है, मेढक क्या किया, अंडा वगैरह दिया, फिर उसका लार्वा वगैरह इसमें जाके मिला। तो यहाँ से अंडे से कभी कभी देता है, लार्वा में चेंज हो जाता है। क्या होता है, लार्वा में, इसे आरंभिक टैडपोल भी कहा गया है। और इसके बाद क्या होता है, टैडपोल बनता है। टैडपोल से क्या होगा, वयस्क बन जाएगा। याद रखिएगा, वयस्क मतलब बच्चा वगैरह, जब ये अंडा बनेगा, अंडा से क्या आरंभिक टैडपोल बनेगा, आरंभिक टैडपोल के बाद में टैडपोल बनेगा। इसे लार्वा के नाम से भी कहीं कहीं दिया गया होगा, हम देखेंगे अगर किसी बुक में अगर दिया होगा तो। अभी यहाँ मिल रहा आरंभिक टैडपोल। टैडपोल के बाद ये क्या होता है, बाद में टैडपोल बनता है, बाद का टैडपोल, और उसके बाद ये क्या बनेगा, वयस्क बनेगा। यही चीज होता है। और इसमें अगर देखा जाए, वही रेशम का कीट है, उसका जीवन चक्र देखा जाए तो ये पहले बताया जा चुका है। तो सबसे पहले अंडा इसमें भी होता है, अंडा के बाद लार्वा अथवा इल्ली होता है। देखिए इसमें दिया गया लार्वा तथा इल्ली, यानी यहाँ पे आपको लार्वा तथा इल्ली मिलेगा। इसके बाद बनता है प्यूपा,
इसके बाद क्या बनता है, प्यूपा। याद रखिएगा, इसके बाद प्यूपा बनता है। प्यूपा, प्यूपा आपने देखा शायद नहीं होगा, कभी कभी आप देखे होंगे, एक छोटा सा जीव होगा, उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा बंधन चारों तरफ से बंधा रहता है, उसमें कोई जंतु सर निकाल के देखते रहता है, समझ जाइए वही प्यूपा है। तो प्यूपा होता है, प्यूपा के बाद क्या हो जाएगा, वो वयस्क बन जाएगा। प्यूपा के बाद क्या होगा, वयस्क बन जाएगा, यही चीज है। और इसके साथ एक और बात मैं बता देता हूँ कि टैडपोल से जब वयस्क का रूपांतरण होता है, टैडपोल से ये वयस्क बनता है, उसको कहते हैं हम लोग कायांतरण। उसको क्या कहते हैं, कायांतरण। यानी टैडपोल से जब उसे काया मिल गई, यानी काया रूपी शरीर मिल गया, उसे हम कहते हैं कायांतरण। तो ये भी आपका खत्म हो गया। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं, और वो है आपका अलैंगिक जनन, यानी केवल एक इंसान रहेगा। एक इंसान नहीं, मतलब एक जीव रहेगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। ये अपना देखिए, ये क्या होता है, मुकुलन हो गया। मुकुलन समझ जाइएगा, हाइड्रा मतलब मुकुलन, हाइड्रा मतलब मुकुलन, हाइड्रा मतलब मुकुलन, हाइड्रा मतलब मुकुलन। इसी तरह अपना वो अपनी फैमिली बढ़ाता है। हाइड्रा की अस्थायी स्लाइड लीजिए, आवर्धक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर में क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती है, इन उभरी संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, उनका साइज भी ज्ञात कीजिए। अब ये सामने दिख रहा वही है। इसमें आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं, इन्हें मुकुल कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुलन दिखाई देते हैं। ईस्ट की चर्चा आ गई ना, ईस्ट में भी मुकुलन दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे है, जनन को जिसमें केवल एक ही जनक पाए जाते हैं, वैसे जनन को जिसमें एक ही जनक पाए जाते हैं और नए जीव को वो जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन को, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ जाइएगा, अलैंगिक मतलब एक ही लिंग, ठीक है। इसके बाद ये देख सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का जन्म मुकुलन कहते हैं। और जो हाइड्रा के मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं हम लोग, मुकुलन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अमीबा के बारे में। तो अमीबा के बारे में देख लीजिए पिक्चर। एक केंद्रक होता है, दो केंद्रक, यहाँ विभाजित केंद्रक है, दो केंद्रक बनाया, दोनों को अलग अलग विभाजित कर दिया, दो भागों में बढ़ गए, ये संतति हो गया, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया संतति। अमीबा में दो खंडन के द्वारा ये अपना जन्म करते हैं। देख लीजिए, दो खंडन है। आप समझिए कि ये भी दो खंडन कर सकता है, ये भी दो खंडन कर सकता है। कितना अच्छा ये शरीर है, यानी अपने शरीर को दो भागों में बांट देना और दोनों अलग अलग अपना जिंदा है। क्या बात है, इसे कहते हैं हम लोग द्विखंडन। किसमें होता है, अमीबा में। चलिए, इसे भी याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, डॉली की कहानी, क्लोन। डॉली के बारे में भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है प्रक्रिया, क्लोनिंग कहलाती है। स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग जो हैं, उन्होंने ये काम किया था। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। क्लोन किया जाने वाला क्या था, पहला स्तनधारी जीव था। और इसमें देखा जाए तो एक बहुत सारी चीज़ इसमें लिखा गया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो देख लीजिएगा। लेकिन क्लोनिंग के द्वारा भी होता है। लेकिन क्लोनिंग में एक चीज़ खराब होता है, इनका भी मौत हो गया था फेफड़े के रोग के कारण, जो डॉली थी। और इसमें देखा जाए तो क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। क्लोन वाले जंतुओं में क्या होता है, जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। पहला क्या होता है, लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन। ये पहले से जानते हैं। चलिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंड वाहिनियां एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है। ये पूछा जा सकता है, सीटेट में भी पूछा है। मादा के जनन अंग कौन कौन है, अंडाशय, अंडवेनिया, गर्भाशय। गर्भाशय तो जानते ही होंगे मादा में होता है, और ये अंडा से संबंधित है। समझ जाइए किससे, मादा से संबंधित। नर के जननांग है वृषण, शुक्राणु, नली एवं सीसन। इसके बाद है आपका अंडाशय, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिससे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे शुक्राणु कहते हैं। ये चीज भी याद रखिएगा। और इसमें एक और लाइन है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। वयस्क बनेगा यानी उसका काया चेंज होकर शरीर मिल गया।
चलिए इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, उसे टिक करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और जो भी इंपॉर्टेंट है उसे हम देख लेंगे। यहां पे पहला क्वेश्चन है आपका, आंतरिक निषेचन होता है। को आंतरिक निषेचन किसमें होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। जाहिर सी बात है आंतरिक निषेचन यानी पहले तो आप जान लीजिए कि नर में होता है कि मादा में। कुछ जाहिर सी बात है आप कहेंगे मादा में सर होता है, तो चलिए मादा के साथ हम चलेंगे, 2 मादा बच गए। और आंतरिक निषेचन यानी मतलब मादा के अंदर निषेचन, खूब मादा के शरीर में हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो क्या कहलाता है? अब भी हम बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैतरन कहलाता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कोई नहीं, 1 2 4। तो यहां पे बातचीत हो रही है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या 2 होती है, एक महिला की और एक पुरुष की। यहां पे आप क्या कर लीजिएगा, 2 पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां पे आगे चलते हैं, लेकिन कोशिका कितनी होती है? तो कोशिका 1 होती है। कोशिका कितना होता है? जब वो बन जाएगा तो 1 उसका होगा, जैसे अंडे का 1 उसका होता है वैसे। इसके बाद हम बात करते हैं 1 उसका कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि मादा का है तो उसका भी 1 उसका होगा, पुरुष का है उसका भी 1 उसका होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंड प्रजक है यानी अंडा वाला बात कर रहा है और इसमें कह रहा है कि विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रत्येक शुक्राणु 1 कोशिका होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसी की चर्चा कर रहा था कि प्रत्येक शुक्राणु क्या होता है, एकल कोशिका होता है। जी हाँ, एकल कोशिका होता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। जी हाँ, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि बाहर अंडा वगैरह दे देता है, वहीं पे जाके शुक्राणु उसके मिलते हैं। और यहां पे है एक कोशिका को मनुष्य में नए जीवन का आरंभ है, युग्मक कहलाती है। एक कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का आरंभ है, युग्मक। ये देखिए क्या दिया है, युग्मक। को यहां पे ज होना चाहिए, मैंने बताया कि ज इंपॉर्टेंट है, ज याद रखिएगा। को युग्म, तभी तो ज से जन्म बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, तो इसको देखा जाए तो जी हाँ, एकल कोशिका होता है। दिया गया जो अंडा होता है, अंडा तो एकल कोशिका होता है, हमने अंडा के बारे में बातचीत किया है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गड़बड़ हुआ या सही हुआ आपका, क्या सही होगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाइड्रा के बारे में हमने चर्चा किया था, हाइड्रा में मुकुलन होता है। मुकुलन मतलब क्या, समझिए कुछ निकल जाता है उसमें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमीबा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इसके बाद अगला है अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है, तो इसका देखा जाए तो आंसर क्या होगा, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं होता है। निषेचन के जरूरी कहाँ है? और द्विखंड अलैंगिक जनन की एक विधि है। जी हाँ, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। और मैं बता दूं द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है। मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो भ्रूण जो होता है एक एकल कोशिका का बना होता है। तो ये आपका आंसर जो होगा लास्ट वाला वो होगा गलत। वहां पे डबल हो जाते हैं ना, भ्रूण में दोनों आ जाते हैं। फिर जो भ्रूण मतलब पूरा बहुत सारी कोशिकाएं टूट के तो आपस में बनने लगती है, तो ये याद रखिए भ्रूण जो है एकल कोशिका का नहीं बना होता है, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं टूट के अलग अलग ऊतक का निर्माण करती है, फिर उससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या है। लास्ट में ये चीज जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर यहीं से प्रश्न पूछा जा सकने वाला होता है ये। तो क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है आपको मधुमक्खियों के छत्ते में रुचिकर संगठन दिखा गया है, जो कई हजार मच्छिकाओं की कॉलोनी है। केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है, यह मच्छिका रानी मच्छिका कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अन्य सभी मादा मच्छिका कर्मी मच्छिका होती है। उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना, नन्हों की देखभाल करना तथा रानी मच्छिका को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना, जिससे कि वह अंडे दे सके। रानी मच्छिका हजारों अंडे देती है। निषेचित अंडे से मादा बनती है, जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं।
जो निषेचित अंडे होते हैं उससे मादा बनती है, जो अनिषेचित होते हैं उससे क्या बनते हैं, नर बनते हैं। जो ड्रोन पुंचिका कहलाते हैं, इन कृमि मक्षिकाओं का काम होता है कि वह अंडे के ऊष्मीय हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। कितना डिग्री सेल्सियस बनाए रखें, 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर में जो जो इंपॉर्टेंट है उसे हम अभी पढ़ेंगे। इसमें देखा जाए तो वृद्धि एक प्रकृति प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, जिसे एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, मेरे ख्याल से ये लेसन पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एडोलसेंस के बारे में आप साइको में तो पढ़े ही होंगे। देखिए, किशोरावस्था जो होता है, किशोरावस्था में क्या हो जाएगा, आपका जो टीन एजर होते हैं, टीन एजर मतलब क्या है, जिसमें टीन लगाओ, TEEN, उसे हम क्या कहते हैं, टीनेजर कहते हैं। और ये स्टार्टिंग कब से होता है को देखा जाए तो 11-12 से स्टार्ट होता है और 18-19 तक चलता है। इसे अंग्रेजी में देखिए वही चीज लिखा है, 13, 18, 19, टीन लिखा हुआ है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, टीनेजर भी कहते हैं। यहाँ देखिए टीनेजर कहते हैं। और ये स्टार्टिंग कब से होता है, लगभग 11 वर्ष के आराम से स्टार्ट होता है, 18-19 तक चलता है ये। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। वह परिवर्तन यौना आरंभ का संकेत है। बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, अभी ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मतलब जानते होंगे कि जैसे में दाढ़ी वगैरह आना ये लड़कों में होता है, और स्त्रियों में भी बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। दोनों चेंजिंग आप जानते होंगे, उतना बेसिक हमें बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ है, ये थोड़ा सा आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिए। यहाँ पे है क्या को, ये है आपका लड़के में और लड़कियों में। देख सकते हैं यहाँ पे कि लड़कियों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। 78 है, 84% ये उम्र है, ये लड़के का है। पूर्ण लंबाई का परसेंट है, ये लड़कियों का पूर्ण लंबाई का परसेंट है, ये देख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई हो गई। अब जानते हैं कि वृद्धि एक जगह जाके रुक जाती है, समाप्त हो जाती है वृद्धि। विकास ठीक इसका अपोजिट होता है, विकास निरंतर चलती रहती है, लेकिन वृद्धि क्या होता है, एक जगह जाके रुक जाता है। और वृद्धि विकास के बारे में कभी हम बताएंगे, शायद टाइम मिला तो, कि वृद्धि कैसे होता है, विकास कैसे होता है। बहुत सारे वीडियोस तो पहले से बने हुए हैं, बीटेक में भी मैंने समझाया है कि वृद्धि जो होता है किस तरीके से होता है, मतलब सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे सिराभूमुख वगैरह कुछ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत पहले बताए गए हैं, और ये साइकोलॉजी से संबंधित है। लेकिन यहाँ हम साइंस में देखेंगे कि एक लड़का जिसका उम्र 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी। तो देखिए 9 वर्ष का है, तो 9 वर्ष का लड़का का देखेंगे, 9 वर्ष में कितना है, 75% वो बढ़ता है लंबाई उसका। तो 120 हम ऊपर रख दिए, 75 नीचे रख दिए, तो ये 100 से करेंगे तो कितना होगा, 160 सेंटीमीटर वृद्धि समाप्ति पे उसका लंबाई होगा, 160 सेंटीमीटर। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, को कर लीजिएगा। ऊपर में वर्तमान लंबाई होता है, नीचे में जो परसेंट दिया गया है चार्ट में वो इंटू 160 होता है। और इसमें है, प्रारंभ में लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। यानी 18 वर्ष तक दोनों समान हो जाते हैं। प्रारंभ में लड़कियां तेजी से मतलब बढ़ती है लड़कों की अपेक्षा। यहाँ पे आगे है, पहली चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पहली को। क्यों? शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं। तो देखा जाए तो ये सभी अंग एक समान से वृद्धि नहीं करते हैं, इसीलिए ये अंडरलाइन किया गया। सभी अंग एक समान वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है। यौना आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। और इसमें देखा जाए तो जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठ मणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से समांतर दिखाई नहीं देता। समांतर लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। लड़कों का स्वर क्या होता है, वो गहरा होता है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, ये देख सकते हैं। और इसमें एक और शब्द है एडम्स एप्पल, इसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। और इसमें और है आपका, उसे भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे है, मानसिक बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक परिपक्वता
टीनेजर में आपको मिलता है। और इसमें गौण लैंगिक लक्षण है, यानी जो भी चेंजिंग होता है उस समय उसे कहते हैं, वे युग्मक तथा शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। तो इस में हो सकता है आपका ये अध्याय 9 में पढ़ेंगे, लेकिन गौण लैंगिक लक्षण उसे कहते हैं जो चेंजिंग होता है, जैसे चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों में बहुत सारी चेंजिंग, ये सारे चीज गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हार्मोन के बारे में दिया गया है और ग्रंथियों के बारे में दिया गया है, और इसके संबंधित पिक्चर इसमें मे भी होना चाहिए। हाँ, ये चीज ये पूछा जा सकने वाला है और पूछा भी जाता है सीटेट में। को ये सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। मस्तिष्क में जो होता है पीयूष ग्रंथि होता है, यही चारों तरफ का ग्रंथि को नियंत्रित करता है। बहुत सारे काम ये पीयूष ग्रंथि करता है। पीयूष ग्रंथि के बारे में बताता हूँ, ये वृद्धि से संबंधित भी स्राव करता है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये थायराइड ग्रंथि है, यहाँ पे देखा जाए तो एंड्रिल ग्रंथि है, और यहाँ पे देखा जाए तो अग्नाशय है। तो ये चीज ग्रंथियों के बारे में पूछा हुआ था, तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। एंड्रिल ग्रंथि यहाँ पे है, अग्नाशय कहाँ है, यहाँ पे है। थायराइड कहाँ होता है, गले के पास होता है। पीयूष ग्रंथि यहाँ होता है। ये चीज क्रमिंग जरूर याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में, थायराइड ग्रंथि यहाँ पे जो गले से संबंधित रोग वगैरह होता है, यही इसी के कारण होता है। एंड्रिल ग्रंथि यहाँ पे, अग्नाशय यहाँ पे, और सब स्राव करते हैं। एंजाइम को क्या करते हैं, ये स्राव करते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं, पिक्चर हमने देख लिया कौन कहाँ होता है। यहाँ से किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है, रासायनिक पदार्थ है। वह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किया जाता है। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ कर देता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, नाम इतना अटपटा है लेकिन याद होना चाहिए। वो उसको दूसरे नाम से जानते हैं, पौरुष हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। पौरुष शब्द तो याद रहेगा, पुरुष से संबंधित है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन देता है, तो इसे कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है, पुरुष जो होते हैं ना टेस्ट देते हैं, पुरुष जो होते हैं टेस्ट लेते हैं, पुरुष जो होते हैं टेस्ट लेते हैं, मतलब पुरुष से संबंधित है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पे स्त्री हार्मोन के बारे में भी चर्चा किया गया। तो स्त्री हार्मोन को क्या कहते हैं हम लोग, एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, स्त्री मतलब एस्ट्रोजन, स्त्री मतलब एस्ट्रोजन, स्त्री मतलब एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मतलब क्या होता है, स्त्री। जन्मिस स्त्री, जन्मिस स्त्री, याद हो गया। चलिए इसके बाद आगे है, इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मैंने पहले भी बताया, पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, ऊपर में जो होता है, अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। अन्य हार्मोन जो भी आते हैं उस सब का पीयूष ग्रंथि के द्वारा उसका नियंत्रण होता है। पीयूष ग्रंथि माथे में होता है, माथे द्वारा तो सारे शरीर का नियंत्रण होता है, तो इसलिए किसके द्वारा होता है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। ये रहा, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तरित हो जाता है। ये महिलाओं में होता है। जिसे स्त्रियों का रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। रजो दर्शन पहले में दर्शन मतलब रजो दर्शन मतलब पहला कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये आपके नर यानी लड़के हैं और ये हैं मादा यानी लड़की। अब बच्चे हैं यानी लड़का होगा या लड़की होगी, इसके बारे में जानते हैं हम। तो इसमें अगर x, ये लड़का है, ये x दिया और लड़की के पास तो x होता है, तो दोनों एक्सेस मिले तो लड़की पैदा होगी। लेकिन ये अगर y देता है तो एक्स वाई मिलके क्या होगा, लड़का पैदा होगा। क्योंकि लड़के में क्या होता है, एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई मिलेगा तो लड़का होगा। तो किसके पास एक्स वाई होता है, तो लड़के के पास होता है। तो उसका वजह कौन बनेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो वजह आपका यही बनेगा, यानी लड़का बनेगा। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा याद रखिए किसमें होता है, तो आपके केंद्रक में होता है। और कितने ये होते हैं, वो 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं, जिन्हें XY कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, XY कहते हैं। स्त्री में
दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में क्या होते हैं? दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स तथा वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का नया जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा क्या होता है? एक्स गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पे बस वही चीज लिखा है, हमेशा याद रखिएगा यहाँ कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसमें हमने सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पे देखा जाए पीयूष ग्रंथि, वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एंड्रोलिन यानी अधिविक्र जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही आगे काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गैटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, यानी गैटर नामक बीमारी से ग्रस्त है। क्यों ग्रस्त है ये भी जानना बहुत जरूरी है। नाम याद रखिएगा गैटर। क्यों ग्रस्त है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि से ये पहले रोग संबंधित है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होगा तो आपको गैटर रोग हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब चीनी वाला जो रोग होता है वो हो जाता है। तो ये किससे संबंधित है? को ये अग्नाशय से संबंधित है। अग्नाशय क्या करता है? को इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है, तो उससे क्या हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका बता देते हैं। अग्नाशय मतलब क्या होता है? अग्नाशय में मतलब समझिएगा, अग्नाशय मतलब आग फेंकता है। क्या होता है? आग वो बाहर फेंक रहा है, यानी इंसुलिन बाहर फेंक रहा है। आग मतलब क्या? इंसुलिन बाहर फेंक रहा है। अगर इंसुलिन बाहर ज्यादा मात्रा में नहीं फेंकेगा तो आपका आग बाहर ज्यादा मात्रा में नहीं आएगा। इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा? चीनी वाला रोग हो जाएगा। मतलब मीठा बन जाओगे, चीनी वाला रोग हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये शॉर्ट तरीका है। अग्नाशय में क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है, यानी कमी है, यहाँ पे इंसुलिन की कमी है, जिसके कारण आपको मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये याद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे देखते हैं। एंड्रोलिन ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एंड्रोलिन ग्रंथि क्या करती है? एक रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एंड्रोलिन एड्रीनेलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। एंड्रोलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। क्या करता है? जो भी आपका क्रोध होता है, चिंता होता है और उत्तेजना होता है, इसका तनाव का संयोजन करता है। तो इसे याद कैसे रखेंगे? तो इतना याद रखिएगा, एंड्रोलिन जो है वो क्या करती है? तो एक हार्मोन बाहर करती है जिसे एड्रीनेलिन कहते हैं, और ये क्या करता है? को नमक का, जो रुधिर में नमक की मात्रा होता है, उसे संतुलित करता है। नमक मतलब क्रोध, तनाव वगैरह लोग नहीं कहते गांव में कि नमक ज्यादा खाता है, बहुत क्रोध आता है इसको। तो ये चीज क्या हुआ? वही संबंधित है। इसमें देखा जाए तो क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का ये कार्य करता है। समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थायराइड एवं एंड्रोलिन ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति की सामान्य बुद्धि के लिए आवश्यक है। वृद्धि हार्मोन का स्रावण कौन करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। और इसके बाद है लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। अभी रेशम कीट वगैरह के बारे में है, टेडपोल वगैरह के बारे में है। तो ये कायांतरण वही चीज है जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन का इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन किससे संबंधित है? तो थायराइड से। दोनों थ से है, यानी थायराइड, दोनों थ से है थायराइड। एंड्रोलिन का कैसे याद करेंगे? ए है और एंड्रोलिन है, ए से है, ये भी एंड्रोलिन है। और उसको कैसे याद करेंगे? मतलब इंसुलिन कैसे याद करेंगे? तो अग्नाशय इंसुलिन, अग्नाशय इंसुलिन, अग्नाशय इंसुलिन, अग्नाशय इंसुलिन। याद हो गया? सबको याद रखिएगा कौन किससे संबंधित है। और यहाँ पे अगर बातचीत की जाए तो मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखा जाए तो
थोरैक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। थोरैक्सिन के उत्पादन के लिए जल में क्या किसकी आवश्यकता है? आयोडीन की आवश्यकता है। हम लोग भी जानते हैं कि अगर आयोडीन नहीं खाएंगे, आयोडीन युक्त तो नमक खाइए नहीं, क्योंकि गले से घेंगा रोग हो जाता है, समझते हैं ना। इसीलिए थोरैक्सिन के उत्पादन के लिए नमक जल में क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए। यदि जल में जिस टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि वो वयस्क नहीं बन पाएंगे। ये भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे है संतुलित आहार के बारे में है। संतुलित आहार आपको क्लास 7 में बढ़िया से तरीके से पढ़ना है। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश संतुलित आहार कहलाता है। हमारे भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है एक संतुलित आहार है। देख सकते हैं संतुलित आहार के बारे में दिया गया है। लौह यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोहा प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुण, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य है। किशोर के लिए क्या है? ये सब अच्छे खाद्य है। और इससे क्या मिलता है? लौह मिलता है, यानी लोहा मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिब्बाबंद बहुत स्वादिष्ट होते हैं लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा का पोषक नहीं होता। ये सारी चीज आपको खाने चाहिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते जाते हैं। संक्रमण, जीवाणु संक्रमण का खतरा रहता है। लड़कियों से संबंधित सफाई करके रहना चाहिए, तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे एड्स के बारे में दिया गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य सुना होगा। ये किससे संबंधित है? एचआईवी नामक खतरनाक वायरस यानी विषाणु द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही मुझे एक प्रश्न आ रहा, पिछला लेसन जब हमने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि मलेरिया होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कॉमेंट करें कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? दो मच्छरों के द्वारा होता है, दोनों मच्छरों के नाम लिखे। साथ में एक और प्रश्न आपका आता है ये कि एक और रोग है जो मच्छरों के द्वारा होता है, डेंगू। वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो दोनों चीज मुझे स्पष्ट रूप में कमेंट रूप में चाहिए ताकि मुझे पता चले कि पिछला पढ़ाया हुआ आप कुछ भूले नहीं है, सारा चीज याद है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। और इसमें तो किशोर द्वारा गर्भधारण, ये सारा चीज तो आप जानते हैं। 18 साल वगैरह 21 साल तो आप जानते ही होंगे, दोनों जरूरी है। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर पे देखा जाए तो क्या क्या है उसे देख लेते हैं। सही विकल्प को चुनना है और क्वेश्चन आपके सामने है। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगी रहती है। किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भली भांति विकसित होती है। तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों में जनन आयु काल का आरंभ उस समय होता है जब उनके पहला ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, दूसरा स्तन विकसित होकर प्रारंभ करते हैं, तीसरा शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, चौथा शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए कब होता है तो यहां पे ऋतुस्राव का प्रारंभ होता है, तो उस समय यह चीज हो सकता है। और इसमें चला जाए अगले पे, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो यहां पे अगर बातचीत किया जाए, देखिए सब फास्ट फूड है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं ना आप, कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या खाना होगा? रोटी, दाल, सब्जियां खाना होगा। इसके बाद अगला है, निम्न पे टिप्पणी लिखें। तो ये भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, अभी हमने पढ़ाया है टिप्पणी के बारे में। तो एडम्स एप्पल के बारे में बताया है। एडम्स एप्पल जानते हैं ना, स्वर से संबंधित है, स्वर यंत्र है ये, जिसे हम लैरिंक्स से कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण भी हम आपको बताया है। गौण लैंगिक लक्षण यानी जो भी परिवर्तन होता है, मूंछ, दाढ़ी आना और भी बहुत सारे परिवर्तन जो लड़कों लड़कियों में होता है वो सारे। और इसके बाद है आपका गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो ये कैसे होता है? तो पुरुषों के कारण होता है। जब वो XY बनेगा तो क्या होगा? वो पुरुष बनेगा।
एक्सेस बनेगा तो क्या होगा, वो लड़की बनेगी। तो ये हो गया आपके इस लेशन के पूरे पॉइंट्स। और इसमें देखा जाए तो कुछ खास नहीं है आगे। चलिए हम अगले लेशन पे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेशन में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसे हम देख लेते हैं। इस लेशन का नाम है बल तथा दाब। ये अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया है लेकिन फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं। इस लेशन का नाम है बल तथा दाब। बल में समझते हैं ताकत लगाना, किसी चीज का खिंचाव या धक्का क्या कहलाता है, बल कहलाता है। और इसमें जो भी पॉइंट है उसे हम एक बार देख लेते हैं किसमें किसमें होता है। यहां मैं एक बात बता दूं, अभिकर्षण मतलब होता है खींचना और अपकर्षण मीन्स होता है धक्का देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अभिकर्षण मीन्स क्या होता है, खींचना। अभिकर्षण मतलब आकर्षण करना, उसे खींचना कहते हैं। अपकर्षण यानी अप कर देना, बाहर कर देना, उसे हम कहते हैं धक्का देना। ये पीडीएफ स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए और याद कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बल को अगर बांटा जाए तो दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल किसे कहते हैं, संपर्क मीन्स क्या होता है, जो जब संपर्क हो, जैसे में घर्षण, घर्षण कैसे होता है, कोई निचला स्तर उपला स्तर दोनों मिलेगा तभी तो घर्षण होगा। जैसे में पेशीय बल, पेशीय बल मतलब किसी चीज को उठाना हो हाथ से तो किसे पेशीय से उठ रहा है तो ये भी संपर्क होगा, इसे हम कहते हैं संपर्क बल। दो बलों की चर्चा की गई है संपर्क बल में, एक होता है आपका पेशीय बल, दूसरा होता है घर्षण बल। पेशीय बल में क्या होता है, पेशीय बल में आपको मैं बता दूं, जैसे मैं बाल्टी को जब हम उठाते हैं तो उसमें क्या लगता है, मांसपेशियों का लगता है। तो वह बल जिसमें मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप होने वाला होता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। फिर से सुनिए, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। एक और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर ढकेला जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, पेशीय बल कह सकते हैं। श्वसन प्रक्रिया में भी ये पेशीय बल होता है, लेकिन कहां होता है ये चीज स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया था। दूसरा है असंपर्क बल। असंपर्क बल मतलब जब संपर्क नहीं हो। इसमें देखा जाए तो पहला आता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में क्या होगा, दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे में अगर वो ए चुंबक ध्रुव है, इधर भी ये चुंबक ध्रुव है, दोनों समान ध्रुव हैं, तो एक दूसरे को धक्का देंगे, कहेंगे तुम हटो, हम तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम भी ये है मैं भी ये हूं। तो ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित शब्द याद रखिएगा, एक दूसरे को धक्का देते हैं यानी हटाते हैं। लेकिन वही जो असमान ध्रुव है, वो ए है मैं बी हूं, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। यानी दो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दो समान ध्रुव होते हैं तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं स्थूल वैद्युत बल। इसके बाद अगला है स्थूल वैद्युत बल। इसमें क्या होता है, तो एक कागज की सीट से रगड़ने जाने पर स्ट्रॉ विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण। ऐसा स्ट्रॉ जो होता है आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न आने के बावजूद भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो अगला आपको मिलेगा गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में तो जानते ही होंगे। क्या होता है, कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है क्योंकि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। यह क्या कहलाता है, यह बल गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहलाता है। यह एक आकर्षण बल है। यह क्या है, एक आकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल क्या होता है, प्रत्येक वस्तु पे लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बिना हमारे जानकारी के लगा रहता है। ज्यों ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की तरफ गिरने लगता है। किसके कारण गिरने लगता है, गुरुत्व बल के कारण गिरने लगता है। इसके बाद अगला है वो है आपका दाब। दाब किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपने बालू देखा है, बालू के ऊपर खड़ा ईंटा रख दीजिए, तो देखिएगा कि वहां उतना दूर क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। वही पट ईंटा रखिए तो उसमें क्या होगा, वो भी धंस जाएगा। लेकिन देखेंगे को सबसे ज्यादा धंसा हुआ किसमें दिखेगा, जिसमें मतलब खड़ा रखा था आपने, उसमें ज्यादा धंसेगा। को इसका एग्जाम्पल के रूप में आपने इसे समझा। लेकिन अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो क्या होगा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी जो आपने क्षेत्रफल, खड़ा ईंटा डाला को कितना क्षेत्रफल हुआ, पट ईंटा डाला
कितना क्षेत्रफल हुआ, को वो चीज डिपेंड करता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को, यानी जो ईंटा का ताकत है, जो बल उसने लगाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब बराबर होता है क्या है, कि बल बटे क्षेत्रफल जिस पर लगता है, बल बटे क्षेत्रफल जिस पर वो लगता है। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो कुली होते हैं, कुली को भी पता नहीं कुछ और नाम दिया गया है, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि कुली जब कुछ लेके सर पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना पगड़ी डाल देते हैं, एक पगड़ी बना के सर पे रख लेते हैं, उसके बाद बोझ को रखते हैं। क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि संपर्क क्षेत्रफल को वो बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पे लगने वाला दाब क्या होता है, कम हो जाता है। शरीर पे लगने वाला दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि ये दाब का कंसेप्ट है। इसके बाद आगे देखा जाए तो इसमें है द्रव बर्तनों की दीवारों पे दाब डालते हैं। द्रव जो होते हैं बर्तन की दीवारों पे दाब डालते हैं। जैसे मैं अगर एक कुछ भी ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिए, पानी भर दीजिए और वहां कहीं से छेद कर दीजिए, जहां पानी है वहां पे छेद कीजिएगा, पानी गिरने लगेगा, यानी द्रव जो होते हैं बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। इसके बाद गैस जो है जिस बर्तन में रखी जाती है उसके दीवारों पे दाब डालती है, वो चारों तरफ दाब डालता है, क्योंकि मतलब उड़ता रहता है। इसके बारे में क्लास 9 के बारे में द्रव, ठोस, द्रव, गैस के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने है, इसको मैंने रखा है। ये देखिए, ये क्या है, कोई ये है आपके शरीर पे वायुमंडलीय दाब। ये क्या है, वायुमंडलीय दाब। सबसे पहले जान लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायु का यह आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। यह वायु जो दाब डालती है इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो दाब डालती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसको अगर खींचते हैं ऊपर की तरफ तो ऐसे को नॉर्मली आप हाथ से बहुत ताकत लगा के खींच सकते हैं, लेकिन अगर ये चूसक है और इसको अगर आप खींच रहे हैं पूरी ताकत से तो निकल जा रहा है, लेकिन इस बीच का पृष्ठ का और इसका दोनों का अगर वायु निकाल दिया जाए तो आपसे ये नहीं खींचा जा सकता है, आपसे ही नहीं किसी भी मनुष्य से ये नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि ये पूरे तरीके से ये चिपक जाएगा। ये किस कारण होता है, दाब के कारण होता है। ये चूसक लीजिए, धरती, ये रबड़ जैसा होता है, धरती पे रखिए, फिर उसको दबाइए, दबाने के बाद उसको खींचिएगा तो बहुत ताकत के बाद निकलता है, लेकिन उसका वायु दबाने के बाद उसका वायु अगर पूरी तरीके से निकाल दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति से खींचने पे ये नहीं निकलेगा। और इसमें आगे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 1000 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड के बराबर होता है। इस भार के नीचे हम दब कर चिपक क्यों नहीं जाते, ये भी पूछा जा सकता है। इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और इस बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये भी प्रयोग आप देख सकते हैं और इसमें मुझे कुछ खास नहीं मिला इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। ये है आपका बल के बारे में है। तो बल के बारे में है कि बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। रस्सी को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, तो आकर्षित करती है। क्या करती है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। इसके बाद आगे देखा जाए तो सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए उसको धक्का देना पड़ता है। इसके बाद आगे लिखा गया है, यह है किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे ध्रुव के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर फेंकेगा। क्योंकि उत्तरी ध्रुव है, इधर भी उत्तरी ध्रुव है, अगर दक्षिणी ध्रुव होता तो आकर्षित कर लेते, लेकिन दोनों उत्तरी ध्रुव है तो वो क्या करेगा, प्रकर्षित करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा उसको, यानी उसको हटा देगा। हटो हटो, तो तुम भी सेमी हो तो हटो।
याद हो गया। चलिए इसमें आगे देखते हैं, और इसमें देखा जाए तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है। ये इसमें लिखा क्या गया वो मैं पूरा पढ़ देता हूं, इसमें पूरा नहीं लिखा गया, मैं पढ़ देता हूं। जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दिखाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? पानी चढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। पानी का दाब, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्व, तीसरा है रबड़ के बल्ब की आकृति, चौथा है वायुमंडलीय दाब। तो ये क्यों होता है? तो ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। तो ये भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप टिक क्या करेंगे? वायुमंडलीय दाब। और इस लेसन में आपको यही महत्वपूर्ण थे। अब चलिए अगले लेसन पे चलते हैं। यह है लेसन आपका घर्षण। घर्षण में जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और घर्षण ये अच्छे तरीके से लिखा गया है। घर्षण तो आप जानते ही होंगे, जब दो चीज मिलते हैं तो घर्षण होता है। जैसे में ये धक्का दे रहा है तो धक्का देने में हमको ताकत लगानी पड़ती है, तो ये क्या होगा? घर्षण होगा। अगर हम यहाँ गिर जाते हैं, केला का छिलका यहाँ डाला हुआ है और उस पर पैर रखते ही हम फिसल के गिर जाते हैं, ये क्या होगा? घर्षण के कारण ही गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ घर्षण काम नहीं कर रहा, इसलिए फिसलन हुआ और हम गिरे। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसे मैंने क्यों टिक किया है क्योंकि कमानीदार तुला के बारे में दिया हुआ था, कुछ एग्जाम्पल दे दिए थे और उससे पूछे थे कि उससे क्या बनाया जा सकता था। वो कमानीदार तुला बनाया जा सकता है। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसके बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके असांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। पाठ्यांक द्वारा यानी जो भी इस पे पाठ्यांक उसके द्वारा परिणाम हमें प्राप्त होता है। इसमें और जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। यहां पे हमें इंपॉर्टेंट मिला, घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उसमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर दस जाती है। जब हम एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे यानी रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। क्या होती हैं? रुक्ष यानी खुरदरा होगा तो ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होगी। यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल क्या होगा? अधिक लगेगा, क्योंकि उबड़ खाबड़ आप जानते हैं, उबड़ खाबड़ होगा तो क्या होगा? उसको धक्का देंगे ज्यादा ताकत लगेगा। तो इसमें कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, आपको याद ही हो जाएगा उसको। लेकिन कहते क्या है? याद रखिएगा, अनियमितताएं कहते हैं उसे। क्या कहते हैं हम लोग? अनियमितताएं कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और आगे इसमें इंपॉर्टेंट है उसे ही हम देखेंगे केवल। आप इसे पढ़ सकते हैं, मुझे कुछ खास नहीं मिला। और यहाँ पे जो व्यायामी होते हैं यानी जो व्यायाम करते हैं तो वो जो जिम्नास्ट होते हैं उनके हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। वो कुछ रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक यानी मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज यानी ग्रीस कहते हैं लोकल लोग में, तो ग्रीज लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट, यहां ग्रेफाइट शब्द भी याद किया गया है। घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? निम्नलिखित में से आप टिक कीजिए कौन से हैं इनमें से। तो उसमें आपका आएगा तेल, ग्रीज भी आएगा, ग्रेफाइट भी आएगा। अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है। वहां क्या होती है? एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन सकती है। और इसमें आगे है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्नेहक है और स्नेहक का जो प्रभाव है उसे आप आराम से देख सकते हैं। और इसमें और इम्पॉर्टेंट होगा ये लोटन घर्षण है। ये सारा चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, याद भी करा दूंगा आज। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया। एक ही नाम क्या दिया गया? तरल दिया गया। गैस को भी और द्रव को भी
तरल नाम दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण बल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया कि तरल किससे संबंधित है, तो यहां पे दिया गया है किससे? गैस और द्रव से संबंधित है। और इसके द्वारा यानी जो भी तरल है, गैस और द्रव है यानी तरल है, तो वो घर्षण बल लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कर्षण बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्षण बल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसमें अगर आगे देखा जाए तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार आप देख लीजिएगा, देखना होगा बुक में तो। और चलिए हम क्वेश्चन पे देखते हैं। ये मैंने VBI लगा के रखा है, इसलिए मैंने लगाया है ताकि ये मैं स्पष्ट कर सकूं क्या होता है लोटनिक, क्या होता है अस्थैतिक। चलिए पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश 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 का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? को सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसके बाद आगे देखते हैं। घर्षण पृष्ठों की डैश 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 पर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? तो ये प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठों के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद है घर्षण से डैश 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 उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? तो घर्षण से उत्पन्न होती है आपका उष्मा। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? उष्मा उत्पन्न होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश 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 हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि हमें खेलना होता है, उसे मारते हैं ना, गोला वाला जो होता है उसे मार के पिलाना होता है, तो इसलिए उस पर घर्षण कम करने के लिए पाउडर का छिड़काव करते हैं। इसके बाद अगला है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है? वो कम होता है। अब यहां अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसे एक नजर देख लेते हैं। चलिए, इसमें जो है 4 बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पिक घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चलन करें। VBI है, सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, इसमें देखा जाए तो ये है आपका लोटनिक स्थैतिक सर्पी। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे में अगर कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु याद रखिएगा, कोई वस्तु स्थिर है और उसको हम धक्का देके गति में करते हैं, को हो जाएगा क्या? स्थैतिक। क्या हो जाएगा? स्थैतिक। यानी कोई वस्तु स्थिर है, जैसे टेबल रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है और उस टेबल को हम धक्का दिए तो वो क्या हुआ? स्थैतिक। स्थिर है यानी 100 से वो है स्थिर से संबंधित, अस्थ इसमें भी है, स्थिर यानी स्थैतिक। समझ में आ गया? इसके बाद बात करते हैं सर्पी के बारे में। तो सर्पी क्या होता है? जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, उसको धक्का दिए तो और गति हो जाएगी, तो वो क्या होगा? सर्पी हो जाएगा। वो क्या होगा? सर्पी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं लोटनिक। लोटनिक क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं बैरिंग वगैरह के साथ छोटा सा बच्चा यहां पे लेके जा रहा था, आपको मैं फिर से दिखा देता हूं। ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं, इतना भारी बैग लेके जा रहा है, तो इसे कहते हैं लोटनिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लोटनिक कहते हैं। यानी बैरिंग वगैरह का इस्तेमाल हो गया, उसको आराम से लेके जा रहे हैं, उसे कहते हैं लोटनिक। को अगर बातचीत की जा रही है कि सबसे घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे ज्यादा घर्षण बल किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा घर्षण बल किसमें होगा? तो जाहिर सी बात है स्थैतिक में होगा, क्योंकि वो रुका हुआ है, उसको हमको गति करना है, तो इसमें होगा। इसके बाद आता है सर्पी पे, यानी गति कर रहा, फिर भी हो सकता है बहुत भारी वस्तु धीरे धीरे गति कर रहा है, तो बहुत तेज गति करने के लिए क्या किया? और ताकत दी है। लेकिन जब बैरिंग वगैरह का प्रयोग हो गया तो एकदम हल्का हो गया। कितना भारी सामान हो, आराम से एक हाथ पकड़े हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे जाना हो, कहीं जाना हो, आराम से हम जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा आपको कौन लगा? तो आपको लगा होगा लोटनिक। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ग है। क्यों है? क्योंकि घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसको लिखना है। तो सबसे ज्यादा स्थैतिक में होगा, फिर सर्पी में होगा, फिर लोटनिक में होगा। याद हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी का हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, संगमरमर पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? वो है। तो यहाँ पे देखिए 3-4 ये वस्तु देख रहे हैं, जैसे संगमरमर के सूखे फर्श हैं, संगमरमर के गीले फर्श हैं, फर्श पर बिछे समाचार पत्र हैं, तौलिया पर चलाती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसे क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा। तो सबसे छोटा देखा जाए तो सबसे छोटा क्या होगा?
यानी सबसे कम जिस पे घर्षण लगेगा वो छोटा हो जाएगा। तो देखा जाए तो संगमरमर का गीला फर्श पे क्या होगा, फिसलन होगा, तो तेजी से गाड़ी वगैरह कुछ भी लेके जाएंगे तो आराम से जा सकता है। उसके बाद सूखा फर्श क्योंकि बराबर है वो सूखा फर्श हो जाएगा। उसके बाद समाचार पत्र पे थोड़ा टाइम लगेगा, मोटा हो सकता है, उस पर कोई कुछ भी मतलब हो सकता है क्योंकि चिकना होता है संगमरमर का फर्श। लेकिन अगर देखा जाए तो समाचार पत्र चिकना नहीं होता है, उसमें देखिएगा अनियमितताएं ज़्यादा होती है। हाथ अगर आपके पास बुक ही है तो बुक पे उस पर हाथ ऐसे लेके जाइए तो देख रहे हैं ना, चिकना नहीं है, अनियमितताएं हैं उसमें, तो ये चीज़ होता है। और सबसे लास्ट में क्या होगा, तौलिया होगा। तौलिया में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं होती है, अप डाउन ज़्यादा होता है, आप देखे भी होंगे। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, तौलिया। सबसे ज़्यादा घर्षण किस में लगेगा, तौलिया में लगेगा। तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क होगा। समझ में आ गया कैसे घर्षण बल काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ये नहीं कि ये याद कर लिए ये छोड़ दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और इसके बाद है ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप प्लीज़ देख लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्वनि आपको देखना भी चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन आंसर में देखा जाए तो है आपका, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में। घ है ठोसों, द्रवों और गैसों में। इसका करेक्ट आंसर होगा तीनों में हो जाएंगे, ठोस, द्रव, गैस में। लेकिन एक बात ये है, वो मैंने उस वीडियो में बताया भी है, कि ध्वनि को कुछ ना कुछ चाहिए, वो ठोस होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, गैस होना चाहिए, कुछ ना कुछ उससे चाहिए, माध्यम कोई ना कोई चाहिए। अगर निर्वात होगा, वायु भी नहीं होगी, निर्वात नहीं होगा, तो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, आपके पास आवाज नहीं पहुंचेगी। तो निर्वात शब्द इसमें याद रखिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो किसकी है, तो वो है आपकी पुरुष की। अब यहां पे 2-3 स्टेप में यहां बता देता हूं। पुरुष में क्या होता है, तो पुरुष में देखा जाए तो इसका आवृत्ति क्या होता है, न्यूनतम होता है। यहां पे आवृत्ति मिल गया, आवृत्ति क्या होगा, न्यूनतम होगा। और आयाम ज्यादा होता है, आयाम क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां 2-3 चीज और मैं बता देता हूं। जो आपके शेर होते हैं, बाघ होते हैं, वो दहाड़ते हैं, तो इनका क्या होता है, आवृत्ति कम होता है लेकिन आयाम इनका ज्यादा होता है। आयाम इनका क्या होता है, ज्यादा होता है। और साथ में यहां पे अगर बातचीत किया जाए तो इनका तारत्व भी क्या होता है, न्यूनतम होता है। तारत्व क्या होता है, न्यूनतम होता है। अगर बात की जाए छोटी लड़की की, लड़के की और महिला की, ये तीनों जो हैं, या पक्षी की, इसके साथ ही मैं बता रहा हूं, पक्षी की, लड़की, लड़के और महिला। तो लड़के जैसे बोलते हैं ना, को ऐसा लगता है ना कि मतलब कान को सहन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इनका तारत्व जो होता है इनका ज्यादा होता है। आवृत्ति इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। आवृत्ति मतलब क्या, बोले 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 बोले, यानी लगातार आवृत्ति उनकी चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए आवृत्ति कम होने का मतलब, जैसे मैं बोलता हूं, मैंने, देखा आपने, आवाज आया, फिर रुका, फिर वहां तक गया, इस बोलने में टाइम लगा, इसे कहते हैं आवृत्ति। और इसमें अगर देखा जाए तो आगे आवृत्ति मैंने बता रहा था। लेकिन इसमें जो महिला होती हैं, या छोटी लड़की होगी, छोटे लड़के होंगे, या महिला होंगी, तो इसमें क्या होता है, आपका आयाम कम होता है। आयाम क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसमें ज्यादा क्या होता है, तो इसमें ज्यादा होगा आपका तारत्व और आवृत्ति ज्यादा होगा। याद हो गया, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, वहां काम आएगा। इसके बाद हम सही गलत पे चलते हैं। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, क्या है, तो ये आपका सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को उसका आवर्त काल कहते हैं। तो उसका आवर्त काल नहीं कहते हैं उसको, उसका दोलनों की आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दोलनों की आवृत्ति कहते हैं। यानी किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलनों की आवृत्ति कहेंगे। याद हो क्या। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होगी। तो यहां पे देखा जाए तो यह भी गलत है, क्योंकि आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद नहीं होगी, ध्वनि ज्यादा होगी। जैसे शेर का दहाड़, पुरुष का आवाज मंद होता है, आयाम तो इसमें ज्यादा होता है, तो वो क्या होगा, तेज होगी। मानव कानों के लिए श्रोता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। कोई यहां देखिएगा, ये सुनने वाला है, इससे अधिक होगा तो पराश्रव ध्वनि कहलाएगा, पराश्रव ध्वनि, ये याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें इसमें, इस्लेशन में एक क्वेश्चन जरूर रहता है इस्लेशन से, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपन की आवृत्ति, यानी जो कंपन है उसकी आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना अधिक होगा।
तो इसका आंसर देखा जाए तो फॉल्स है। क्यों? अभी मैंने समझाया, कंपन की आवृत्ति कम होगी यानी तारत्व कम होगा, कंपन की आवृत्ति कम होगी यानी तारत्व क्या होगा? कम होगा। लेकिन आयाम क्या होगा? ज्यादा होगा। ये किस में होता है? तो पुरुषों में होता है, लिख लीजिए नहीं होता है तो। इसके बाद है अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। क्या बात है, क्या इस तरह के संगीत आप सुनना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? को शोर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे है शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। तो ये आपका करेक्ट है, जी हाँ ऐसा हो सकता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका भी हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। प्रबलता जो होता है, जैसे मैं कहूं कि एक गिलास है, गिलास में एक डंडा वगैरह मैंने कुछ रख दिया, चम्मच वगैरह, तो वो जाके उसमें जितना तेजी से जाके टकराता है उसे हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, एचजेड जिसे लिखते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। तीक्ष्णता क्या होती है? उसकी आवृत्ति से निर्धारित होती है। इसके बाद आपके सामने 2-3 क्वेश्चन है, उसे भी आपको याद करना चाहिए। जैसे मैं एक और क्वेश्चन में यहां बता देता हूं, ढोलक। ढोलक में क्या होता है? झिल्ली द्वारा कंपित होता है, उससे आवाज वो निकलता है। इसके बाद सितार। सितार में क्या होता है? तार होता है जिसके द्वारा वो आवाज निकलता है। बांसुरी। बांसुरी के क्या होता है? बांसुरी के बीच का वायु स्तंभ होता है, बांसुरी के बीच वायु स्तंभ होता है, उसके द्वारा आवाज वो निकलता है, ध्वनि निकलता है। इसके बाद 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है बनाना। अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखा जाए, तो ये है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 2 चीज निकालना है, एक निकालना है आपका आवर्त काल, दूसरा निकालना है आवृत्ति। आवर्त काल निकालना है यानी एक तरह से काल यानी समय निकालना है। तो जब भी आवर्त काल निकालना होगा तो याद रखिएगा, आवर्त काल के लिए क्या करते हैं? समय को ऊपर रखते हैं, यानी सेकंड है ना, 4 सेकंड यानी 4/40 कर देंगे। 4/40 हो जाएगा यानी 1 कितना हो जाएगा? 4, 1 आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10, 4/40 यानी 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 बराबर कितना हो जाएगा? 0.1 सेकंड निकल गया। तो ये निकला आवर्तकाल। अब बात की जा रही है आपकी आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? तो आवृत्ति में होता है कि सबसे ऊपर होता है आपका दोलन, जितना बार दोलन किया वो बटे समय, जितना बार दोलन किया वो बटे समय को 40/4, 40/4। तो ये आपका कितना आएगा? 40/4 यानी आवृत्ति कितना हो जाएगी? तो 4 × 40 10 हो जाएगा। आवर्तकाल आवृत्ति में अंतर याद रखिएगा। आवृत्ति क्या हो जाएगा? समय ऊपर रहता है, समय बटे दोलनों की संख्या होती है, को ये कितना आ जाएगा आपका? 0.1 हो जाएगा और सेकंड। और इसका कितना आएगा दोलनों का? तो 40/4 काट देंगे तो कितना आएगा? 10 हर्ट्ज आएगा, 10 हर्ट्ज, 10 HZ लिखते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? आवर्तकाल काल मतलब समय होता है कि समय कितना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड यानी 1/500, 1/500 बराबर कितना हो जाएगा? को 0.002 सेकंड। गणित करना आता है ना, भाग देके देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैथ का मेरा वीडियोस है उसे जरूर देख लीजिएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा। इस रिलेशन में आगे देखते हैं, तो इसमें दिया गया है आगे आपका, क्या आप जानते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट होता है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है। यह बहुत से इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी तथा वास्तु यानी आर्किटेक्चर अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। जल प्रदाय व्यवस्था उनमें से एक अजूबा है, परंतु कदाचित सबसे अधिक आश्चर्यजनक अजूबा किले के निकास द्वार के पास स्थित एक गुंबद है। इस गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथों की तालियों से उत्पन्न ध्वनि अनुरित यानी गूंजती है, जिससे लगभग 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु पर स्थित किसी स्थान पर सुना जा सकता है। इसकी रचना एक चेतावनी प्रणाली के रूप में की गई थी। यदि कोई सुरक्षा कर्मी किले के बाहर कोई रहस्यमय हलचल देखता था तो गुंबद के अंदर एक निश्चित बिंदु पर तालियां बजाता था।
तथा किले के भीतर की फौज संभावित खतरे से सतर्क हो जाती थी। तो इस लेसन में महत्वपूर्ण पॉइंट्स यही थे। अब हम अगले दिन देखेंगे लेसन 14 से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।